हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आगे शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती। डॉक्टर अब्दुल कलाम का था विजन 2020। महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त हुए मुख्यमंत्री योगी। लखनऊ में पैसे के लालच में पत्नी की हत्या। चिराग पासवान ने पिता के कहने पर अकेले चुनाव लड़ने का किया फैसला। भानु अथैया ने जीता था भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड। 91 की उम्र में निधन। और क्या BCG का टीका बचा सकता है वायरस से? आइए शुरू करते हैं अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को भारत ने अपने पूर्व राष्ट्रपति और मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती मनाई। डॉक्टर कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम ने DRDO और इसरो के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया और उन्हें कामयाबी मिली। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वदेशी मिसाइलें और सैटेलाइट्स बनाए। कुछ वक्त तक डॉक्टर कलाम ने भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार के तौर पर भी काम किया। साल 1999 से 2001 के बीच उन्होंने भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर भी काम किया। डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल हुए और देश के 11वें राष्ट्रपति बने। भारत के भविष्य को लेकर उनके पास एक विजन था। वे चाहते थे भारत के युवा उनके इस विजन को समझें और स्वीकारें। डॉक्टर कलाम को विश्वास था कि युवाओं के योगदान से भारत साल 2020 तक एक विकसित देश बन सकेगा। उन्होंने 2020 के भारत के बारे में अपने ख्याल इंडिया 2020 विजन फॉर न्यू मिलेनियम में दर्ज किए थे। हालांकि जिन चीजों का सपना डॉक्टर कलाम ने देखा था उनमें से कई चीजें आज भारत ने हासिल कर ली हैं, लेकिन विकसित देशों की सूची में शामिल होने के लिए अब भी भारत को लंबा सफर तय करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर, कांग्रेस 70 सीटों पर, वाम दल कुल 29 सीटों पर, भाकपा माले 19, CPI 6 और CPM 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। RJD के तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि तेज प्रताप यादव हसनपुर से और कांग्रेस के लव सिन्हा बांकीपुर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर सीएम ने सख्त रवैया अपनाया है। सीएम योगी ने शोहदों और दुराचारियों के विरुद्ध महाभियोग छेड़ने का ऐलान करते हुए दो टूक शब्दों में कहा है कि महिलाओं, बेटियों, नाबालिग बच्चों और अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध अपराध करने वालों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वे गले में तख्ती लटकाकर माफी मांगते फिरेंगे या प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे मिशन शक्ति के पहले चरण में 9 दिनों तक हर थाने में असामाजिक तत्वों की सूची बनाई जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी की पूरी ताकत से सियासी रण में उतरने का मन बना चुकी है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि उन्हें पिता रामविलास पासवान के सपने को पूरा करना है। चिराग ने कहा कि उन्होंने पिता के कहने पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चिराग के मुताबिक उनके पिता ने कहा था कि अगर उनकी वजह से नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आए तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। देश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने आश्रित ससुराल में रहने का अधिकार है और बहू को पति या परिवार के सदस्यों द्वारा साझा घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि एक महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उस घर में भी रहने का अधिकार मांग सकती है जो सिर्फ अपने पति का नहीं बल्कि साझा परिवार का हो और जिसमें वो अपने संबंधों के कारण कुछ समय के लिए रही हो। घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को साझा घर में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे उसका कोई अधिकार, टाइटल या समान हित हो या ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में घरेलू हिंसा बड़े पैमाने पर जारी है और हर रोज कई महिलाएं किसी न किसी रूप से हिंसा का सामना करती रहती हैं।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, ये कहते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जो अन्यथा दावा करते थे। जांच एजेंसी ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जारी रखी है। मीडिया में कुछ अटकलें हैं कि सीबीआई एक निष्कर्ष पर पहुंच गई है। ये दोहराया जा सकता है कि ये रिपोर्ट अटकलों पर आधारित और भ्रामक है। इससे पहले आई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच अपने निष्कर्ष पर पहुंच गई है और एजेंसी के जल्द ही इसे समेटने की संभावना थी। पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने भारतीय वायुसेना में अपने लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं किया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में वायुसेना ने उन्हें देश की सेवा करने का अवसर दिया और वे बल द्वारा उन्हें दिए गए अवसरों के लिए हमेशा आभारी रहेंगी। गुंजन सक्सेना ने केंद्र द्वारा दायर एक मुकदमे में अपने हलफनामे में ये बात कही। ये केस केंद्र ने नेटफ्लिक्स, धर्मा प्रोडक्शन और अन्य लोगों के खिलाफ सिनेमा घरों या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी करने से स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने के लिए दाखिल किया है। केंद्र के अनुसार नेटफ्लिक्स पर जो फिल्म चल रही थी उसमें IAF को गलत तरीके से दिखाया गया और इसकी छवि को धूमिल किया गया क्योंकि ये दर्शाता है कि एयरफोर्स लिंग पक्षपाती है, जो सही नहीं है। फिरोजाबाद की कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयवीर सिंह, जिला मंत्री सुनील कुमार पवार सहित काफी लोगों ने डीएम कार्यालय में डीएम को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने मांग की कि पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू की जाए, निजीकरण और आउटसोर्सिंग एवं ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म किया जाए और रिक्त पदों की तुरंत नियुक्ति की जाए। भारत की पहली ऑस्कर विजेता और सिनेमा जगत की जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का 91 की उम्र में निधन हो गया। वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से बीते 3 सालों से बिस्तर पर थी और गुरुवार सुबह नींद में ही उनकी मौत हो गई। भानु अथैया को साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म गांधी के कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। इस फिल्म को ब्रिटिश निर्देशक रिचर्ड ऑटनबरो ने बनाया था। फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार की एक टीम ने 2 शातिर चोरों को 26,500 नकद, 4 चांदी के सिक्के, 3 सोने की अंगूठी के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि दोनों अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। संयुक्त व्यापार मंडल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों का सम्मेलन आज आगरा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव व प्रभारी उत्तर प्रदेश राघवेंद्र सिंह चंदेल उपस्थित रहे। मंच का संचालन पवन विकल गुर्जर ने किया एवं प्रदेश अध्यक्ष कुंवर प्रवीण प्रताप सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष नंद गोपाल गुप्ता नंदी, श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष, विविध प्रकोष्ठ अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष एवं अन्य प्रकोष्ठ के समस्त पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। राष्ट्रीय महासचिव ने कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में लोगों को संगठन को प्रगति पर ले जाने हेतु आह्वान किया। कुंवर प्रवीण प्रताप सिंह द्वारा संगठन के उद्देश्यों को बताया गया व उन्हें पूर्ण करने के लिए समस्त जिला अध्यक्षों व मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया गया। कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिलों के समस्त प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं समस्त मंडलों के मंडल अध्यक्ष कार्यक्रम में उपस्थित थे। कुंवर प्रवीण प्रताप सिंह, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में संयुक्त व्यापार मंडल नितांत नई ऊंचाइयों को छूने का कार्य कर रहा है। इनके होनहार प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, इनकी युवा शक्ति, इनके मंडल अध्यक्ष, इनके जिला अध्यक्ष, समस्त प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, इनके चयन की मैं भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। इस वैश्विक महामारी कोरोना में जहां एक और सारी दुनिया, पूरा विश्व, समूचा विश्व डर सहन कर एक कमरे के अंदर बैठ गया था, वहीं हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष कुंवर प्रवीण प्रताप सिंह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकरण तिवारी जी ने जो सपने संजोए थे उन सपनों को पूरा करने का कार्य इस वैश्विक महामारी में किया है। इन्होंने बहुत तेजी से संगठन को मूर्त रूप देने का कार्य पिछले इन्हीं चंद महीनों में किया। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बोलते हैं कि आपदा को अवसर में बदलो, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने
इस आपदा को अवसर में बदलकर आप सबको संग्रहित करने का जो कार्य किया है यह भी प्रशंसनीय है। लखनऊ में पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर एक सेमिनार का आयोजन हयात होटल में किया गया। इस मौके पर शहर की तमाम जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस AR मसूदी ने भी पूर्व राष्ट्रपति के बारे में अपने विचार रखे। इस मौके पर देश की तमाम विभूतियों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से हेडलाइंस 24 के एडवाइजर अनवर आलम, युवा उभरते खिलाड़ी उमर मुनव्वर, वरिष्ठ पत्रकार गुफरान नसीम को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष अब्दुल नसीर नासिर ने की। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने एक टेस्ट शुरू किया है जिसमें देखा जा रहा है कि क्या BCG वैक्सीन की मदद से कोरोना संक्रमितों की जान बचाई जा सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर में चल रहे वैक्सीन के ट्रायल में करीब 1000 लोग हिस्सा लेने वाले हैं। ये वैक्सीन 1921 में विकसित की गई थी। इसे टीबी की रोकथाम के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ये दूसरी संक्रामक बीमारियों में बचाव में भी कारगर साबित हो सकती है। लाखों लोगों ने बचपन में भले ही ये टीका लिया हो, लेकिन फिर भी उन्हें इसे लेने की जरूरत पड़ेगी। इस वैक्सीन को इस तरह बनाया गया है कि ये शरीर के इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधी क्षमता को एक खास संक्रमण से बचाव के लिए तैयार करता है, लेकिन इसका इम्यून सिस्टम पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ता है कि उसे देखकर लगता है कि ये दूसरी संक्रामक बीमारियों से भी हमारे शरीर को बचा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में ये प्रभावी साबित भी हो सकता है। नारगोनो काराबाग के इलाके के लिए अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच पिछले 2 हफ्ते से चली आ रही लड़ाई अभी तक रुकी नहीं है। गुरुवार को इस संघर्ष के 19वें दिन भी ये विवाद गहराता ही नजर आ रहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने ट्वीट करके अर्मीनिया को खुली चेतावनी दी। उन्होंने ट्वीट किया, मैं अर्मीनिया की सरकार और लोगों को स्पष्ट संदेश देता हूं कि वो आजाद इलाकों में लौटना तुरंत बंद करें। उनके इस कदम से सिर्फ खून खराबा और पीड़ित ही बढ़ेंगे। गुरुवार की सुबह ही अर्मीनिया और अजरबैजान ने बताया था कि युद्ध विराम के बावजूद नारगोनो काराबाग इलाके में हिंसक संघर्ष जारी है और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अर्मीनियाई रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता सुशान इस्तेपियान ने अपनी फेसबुक पोस्ट में बताया कि अजरबैजान के सशस्त्र बलों ने गोलाबारी फिर से शुरू कर दी है। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय। अब हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए हेडलाइंस 24।